नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंशुली सिंह। आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस का सेविंग फोकस्ड कार्यक्रम पासबुक द सेविंग शो। अगर आप फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में निवेश की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बैंक क्रेडिट की रफ्तार जमा से ज्यादा है, जिससे बैंकों पर नकदी का दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में उम्मीद अब की जा रही है कि आने वाले समय में बैंक एफडी पर बेहतर ब्याज दरें ऑफर कर सकते हैं। तो क्या ये एफडी में निवेश का सही समय है? कितनी अवधि की एफडी बेहतर होगी और क्या बॉन्ड जैसे विकल्प ज्यादा फायदे दे सकते हैं? यही जानेंगे हम आज के शो में। ऑन द शो में आपके लिए क्या खास है, सबसे पहले हम उस पर नजर डालते हैं। देखिए, एफडी दरों में फिर दिखे बढ़ोतरी के संकेत। ये संकेत क्या बता रहे हैं उस पर बात होगी। वहीं दबाव में बैंकिंग सिस्टम ग्राहकों को फायदा होगा, कैसा फायदा होगा, कितना फायदा होगा, फिलहाल इसकी बात होगी। वहीं बदलाव के दौर में कैसे चुने सही एफडी टेन्योर, तो आपको एफडी जो टेन्योर है वो सही चुनना है। कैसे आप इसको चुन सकते हैं? एफडी बनाम अन्य निवेश विकल्प कैसे करें इसका चुनाव? तो एफडी बनाम अन्य जो अदर ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के, आप इसका चुनाव जो है वो कैसे कर सकते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक निवेशक की कहानी जिसने सही समय पर एफडी चुनकर बेहतर रिटर्न का फायदा उठाया। रोहतक के रहने वाले रमेश श्रीवास्तव एक निजी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं। बीते साल जब एफडी की दरें उच्चतम स्तर पर थीं, तब वो एफडी में निवेश से चूक गए। उन्हें लगा कि रेट्स और बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन बाद में उन्होंने टुकड़ों में निवेश की नीति अपनाई और अलग अलग टेन्योर में निवेश किया। इससे उन्हें एवरेज इंटरेस्ट रेट बेहतर मिला और लिक्विडिटी भी बनी रही। इस स्ट्रैटेजी ने उन्हें स्टेबल रिटर्न और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों दी। ये दिखाता है कि एफडी में भी सही टाइमिंग और डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। तो चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बॉन्डव्यू के चीफ एग्जीक्यूशन एंड बिजनेस ऑफिसर संजीव कुमार, जो एफडी और बॉन्ड निवेश के बीच सही विकल्प चुनने और बेहतर रिटर्न की रणनीति आपको समझाएंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंजलि जी, इस शो में बुलाने के लिए आपका बहुत आभार। और मैं तहे दिल से अमर उजाला का हार्दिक तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें इस शो में बुलाया और आपके सारे निवेशकों की जो जानकारी है वो मैं साझा कर पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों के लिए आरबीआई की ओर से जारी जो डेटा है वो हम लेकर आए हैं। इसे आप समझ सकते हैं कि इस मार्च तक का ये जो अपडेटेड डेटा है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें डिपॉजिट की अगर हम बात करें 267.8 लाख करोड़ रुपए की कुल राशि जो है वो जमा में, और इसके अलावा 13.4% की जो एनुअल वृद्धि है, सालाना वृद्धि है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा बैंक क्रेडिट की मैं बात करूं तो 218.9 और इसके अलावा 16% की इसमें वृद्धि हुई है। इन्वेस्टमेंट यानी निवेश की बात की जाए तो 17.14 लाख करोड़ रुपए इसमें राशि, और इसके अलावा 4.7% की सालाना वृद्धि जो है वो इसमें देखी गई है इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। सर, डेटा हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए, लेकिन अगर मैं बात करूं आरबीआई की ओर से रेपो रेट में कटौती न होने के बावजूद एफडी रेट्स में बढ़ोतरी के जो संकेत हैं वो क्यों दिख रहे हैं? इसके पीछे की क्या वजह आप मान रहे हैं? देखिए, अगर आप वैश्विक स्तर पे जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, अगर आप उस पर अपना एक रुझान डालें तो दो तीन चीज़ें जो है उभर कर सामने आ रही है। सबसे पहली बात यह है कि भारतवर्ष जो है सबसे ज़्यादा क्रूड को इंपोर्ट करता है। उसके कारण जो वैश्विक हालात पैदा हुए हैं, क्रूड के प्राइसेस बढ़ गए हैं, और क्रूड के प्राइसेस बढ़ने से जो हमारी रुपी है वो रुपी भी कमज़ोर हुई है। हमारे जो जिसको हम लोग एक ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं, उसके बढ़ने की आशंका है। तो जो एक आरबीआई जो रेपो रेट में हम लोग ये सोच रहे थे कि रेपो रेट में अब अगले क्वार्टर में कुछ घटोतरी की उम्मीद हम लोग कर रहे थे, वो शायद वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक आपकी जो डेटा आपने जो डेटा दिखाया कि क्या नकदी के अभाव की भी, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि बैंक क्रेडिट जो है वो 16% के हिसाब से बढ़ा है, जहां जबकि आपकी जो जमा है
वो तकरीबन 13.4% के हिसाब से बढ़ा है। तो बट ऑब्वियसली थोड़ा सा गैप है, लेकिन इसका प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है जिसके कारण कि आप लिक्विडिटी प्रेशर देख पाएँ। जो एफडी में जो 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 बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी इसलिए भी हो रही है बिकॉज जो वेरियस जो रेट्स हैं, जो रेपो रेट्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ के जो रेट्स हैं, जो 6.5% था, इन सारे हालात के कारण वो बढ़कर तकरीबन 7% टच कर गया। तो बट ऑब्वियस है बैंक्स को भी अपने रेट्स को थोड़ा बढ़ाने पड़ेंगे जिससे कि निवेशक यहाँ पर आ पाएँ। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो हमें अभी भी उम्मीद है कि अब यहाँ से जो है रेट बहुत ज़्यादा ना बढ़ेंगे, यहाँ से रेट घटने की उम्मीद है, नहीं तो कम से कम ये फ्लैट रहेगा और आफ्टर सम क्वार्टर जो है वो रेट घटने की उम्मीद हम लोग जता रहे हैं। बिल्कुल सर, ये चार्ट भी आपने समझाया, डेटा भी आपने समझाया। अब क्या क्रेडिट ग्रोथ जो है वो डिपॉजिट ग्रोथ से ज़्यादा रहने का एफडी इंटरेस्ट रेट पर सर असर की मैं बात करूँ, किस तरीके से असर पड़ता है और क्या बैंक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए क्या ज़्यादा ब्याज देने को मजबूर होते हैं? देखिए बैंक को अगर बैंक के पूरे काम करने के तरीकों को समझे तो बैंक के लिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या है, किस कॉस्ट पे वो पैसे उठा रही है, और उसकी कॉस्ट ऑफ लेंडिंग क्या है, जिसको कि हम लोग निम बोलते हैं। इस दोनों के डिफरेंस को हम लोग निम बोलते हैं। तो जब बैंक पैसा जब रेट बढ़ाती है उसके पीछे दो वजूहात होते हैं। पहली वजह ये है कि क्या लिक्विडिटी पे प्रेशर है, और दूसरा जो हमारे जो वेरियस जो रेट्स होते हैं, जो रेपो रेट्स हैं या वेरियस अदर रेट्स हैं, उसमें क्या हम लोग अपटिक देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी जो 10 ईयर बेंचमार्क, जिसे हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ के जो बेंचमार्क को अगर हम देखें तो उसमें जो, जैसा मैंने बताया कि उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, और बढ़ोतरी के पीछे वजह यह है कि रुपया कमज़ोर हुआ है और जो क्रूड प्राइसेस जो हैं वो बढ़े हैं, और उसके बढ़ने के पीछे भी वजह मैंने बताया कि वो जियोपॉलिटिकल टेंशन है। तो उसके कारण जो है ये रेट बढ़े हैं और बैंक को रेट थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे। नकदी का इतना बड़ा संकट जो है वो हम लोग नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सर क्या मौजूदा परिस्थितियों में क्या ये एफडी में निवेश का सही समय माना जा सकता है या निवेशकों को अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेहतरीन मौका है, बिकॉज जो एफडी के रेट्स या जो भी और भी जो आपके रेट्स होते हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज जो बेंचमार्क रेट हम लोग बोलते हैं, तकरीबन हमारा ये मानना है कि मोटा मोटी तौर पे ये पीक हो चुका है, या ये यहाँ पर कम से कम फ्लैट रहेगा। और ये बहुत ही सही मौका है जहाँ पर कि आप जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें कि एफडी एक बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट है, वो एक बहुत ही बेहतरीन मौका है निवेशक को एफडी में इन्वेस्ट करने का। आप जब भी कोई निवेश करते हैं तो आप टाइम नहीं कर सकते हैं कि एफडी का रेट कब पीक करेगा, इसलिए उस टाइमिंग को छोड़कर निवेशक को ये जो माहौल पैदा हुआ है, जिसके कारण कि जो रेट एलिवेटेड लेवल पे हैं और फिक्स्ड डिपॉजिट्स में अच्छे रेट मिल रहे हैं, अच्छे ब्याज मिल रहे हैं, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में अच्छे रेट मिल रहे हैं, ब्याज मिल रहे हैं, निवेशक को इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। बिल्कुल, तो निवेशक को इसका फ़ायदा जो है वो ज़रूर उठाना चाहिए और ये सही समय इस समय माना जा रहा है एफडी में निवेश करने का। सर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एफडी में निवेश के बीच कैसे इसका जो चुनाव है वो कैसे किया जाए, या अभी के लिए क्या शॉर्ट टेन्योर ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है? देखिए, जब आप एफडी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए दो जो चीज़ें हैं, जो जिस बिंदु पे आप निवेश करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला बिंदु है कि आपके निवेश का टाइम होराइजन क्या है, जो आपकी जो समय की अवधि है वो कितने साल की। अगर आप इसका चुनाव बेहतर ढंग से कर पाए या इसका निर्णय बेहतर ढंग से ले पाए तो शायद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितने साल के एफडी में पैसा डालना चाहिए। उदाहरण के तौर पे सपोज कीजिए कि मुझे पैसे की ज़रूरत जो है 1 साल के बाद पैसे की ज़रूरत है, कुछ पैसे की ज़रूरत जो है 3 साल के बाद है, और कुछ पैसे की ज़रूरत जो है 5 साल के बाद होगी। तो रादर देन इन्वेस्टिंग सारा पैसा मैं 3 साल में इन्वेस्ट करूं, मैं अपने निवेश को 3 पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा। एक 1 साल के लिए करूंगा, एक 3 साल के लिए करूंगा और एक 5 साल के लिए करूंगा। दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि कुछ पैसे की ज़रूरत जो है मुझे 3 महीने या 6 महीने में पड़े, तो 3 और 6 महीने की भी एफडी होती है, तो कुछ पैसा जितने भी पैसे की ज़रूरत मुझे 3 या 6 महीने में है वो मैं शॉर्ट टर्म एफडी में करूंगा। तो अपने
पैसे का जो टाइम होराइजन है, जो समय की अवधि है, उसको देखते हुए आप अगर जो एफडी के समय को निर्धारित करें तो वो निवेशक के लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है। बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देकर सर इसको समझा भी दिया है कि कैसे आप इसका जो चुनाव है वो कर सकते हैं। सर, क्या राइजिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल में एफडी लेडरिंग स्ट्रेटेजी अपनाना बेहतर रहता है या स्ट्रेटेजी और ये कैसे काम करती है सर? नहीं, चाहे वो राइजिंग इंटरेस्ट रेट हो या आपकी इंटरेस्ट रेट डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट हो, जो लैडरिंग स्ट्रक्चर है वो हर समय आपके लिए काम आएगा। लैडरिंग स्ट्रक्चर में ये होता है कि आप अपने समय सीमा को निर्धारित करते हैं, अपने पैसे का जो आपका कैश फ्लो है उसको देखते हुए आप समय सीमा को निर्धारित करते हैं, और जिससे कि आप एफडी के जो वेरियस जो एफडीज होते हैं, चाहे 1 साल, 3 साल, 5 साल, जैसे मैंने अभी बताया, उसका चुनाव करके आप ऑप्टिमम रिटर्न आप क्रिएट कर सकते हैं। रादर देन इन्वेस्टिंग केवल आप शॉर्ट टर्म में करें या लॉन्ग टर्म में करें, उससे बेहतर होगा कि अपने कैश फ्लो को देखते हुए आप अपने इन्वेस्टमेंट की लैडरिंग करें। तो राइजिंग में तो बट ऑब्वियस है उसका फायदा होता ही है, लेकिन अगर डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट भी है और आपको अपने निवेश का जो आपके जो कैश फ्लो है उसकी जानकारी अगर आपको है तो शायद आप बेहतर ढंग से उसका चुनाव कर पाएंगे। बिल्कुल, और कैश फ्लो की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैश फ्लो की जानकारी है अगर आपको, तो उसी हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट लेडरिंग जो है वो कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी जो है वो आप अपना सकते हैं। सर, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अमर उजाला दी बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर दर्शकों के कुछ सवाल भी आ गए हैं। उनमें से कुछ सवालों को हम शामिल कर लेते हैं। दिल्ली से सवाल आया है सर अमित शर्मा का। उन्होंने पूछा है कि मेरे पास एक मुश्त 5 लाख रुपए हैं, क्या मुझे अभी एफडी में निवेश करना चाहिए, कुछ समय इंतजार करना बेहतर होगा? हालांकि सर आप बता चुके हैं कि ये समय जो है वो ठीक है। देखिए, इस अमित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत। आपने ये जो प्रश्न किया कि आपके पास एक मुश्त 5 लाख है, क्या एफडी करूं या कुछ समय इंतजार करूं, तो मैं आपके सवाल को 2 पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा। सबसे पहला, अगर आप सारा पैसा अगर एफडी में करना चाहते हैं, एफडी मतलब मैं यहाँ पर ये चुनाव करूंगा कि आप फिक्स्ड इनकम में करना चाहते हैं, तो उसको भी आप 2 टुकड़ों में कर सकते हैं। कुछ पैसा जो है आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स में आप इन्वेस्ट करें, और कुछ पैसा जो है फिक्स्ड डिपॉजिट से मिलता जुलता एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लोग बॉन्ड्स बोलते हैं, आप बॉन्ड्स में कर सकते हैं। तकरीबन बॉन्ड्स में अगर आप देखेंगे तो फिक्स्ड डिपॉजिट से लगभग आधे % से 25 बेसिस पॉइंट 0.25% से 0.75% के आसपास रिटर्न थोड़ा ज़्यादा मिलता है, तो वो भी एक विकल्प हो सकता है। पहली तो बात ये है। दूसरी बात है कि अगर आप ये चुनाव करते हैं कि 5 लाख को आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये होगा कि आप अपने निवेश को देखते, अपने रिस्क को देखते हुए, अपने समय अवधि को देखते हुए, अपने गोल को देखते हुए आप एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन करें कि आपको कितना पैसा इक्विटी में करना चाहिए और कितना पैसा फिक्स्ड इनकम में करना चाहिए। अगर उसका चयन अगर आप बेहतरीन ढंग से कर लेते हैं तो आपके आगे का जो निर्णय होता है वो बहुत ही साइंटिफिक निर्णय होता है। और अगर सपोज कीजिए कि आपकी उम्र में, उदाहरण के तौर पे आपकी उम्र 40 साल या 50 साल है, तो बट ऑब्वियस है 100 माइनस 50 में एक सिंपल एक उदाहरण के तौर पे बताऊं तो 50% आपका पैसा फिक्स्ड इनकम में जाना चाहिए और 50% पैसा आपका इक्विटी में जाना चाहिए। अब इक्विटी को भी आप वेरियस पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और फिक्स्ड इनकम को भी वेरियस पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। चूंकि हमारा जो ये शो है वो फिक्स्ड इनकम से जुड़ा हुआ है, तो आप जो 2.5 लाख है, जो 50% है, उसको फिर आप डिवाइड कर सकते हैं कि कितना पैसा मैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स में जमा करूं और कितना पैसा मैं बॉन्ड्स में जमा करूं। अब सवाल ये है कि क्या मुझे एक मुश्त करना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट की साइकिल है वो एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गई है कि अब यहाँ से फ्लैट रहने की ही संभावना है, तो आपको टाइम नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, आप इंटरेस्ट रेट को भी टाइम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि फिक्स्ड इनकम में जो भी आप चुनाव कर रहे हैं वो आपको एक मुश्त पैसा डालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए आगे, अगला सवाल जो है वो लखनऊ से आया है। रीना वर्मा का ये सवाल है। उन्होंने कहा है सर कि मैं हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करती हूँ, क्या सिप के जरिए म्यूचुअल फंड में जाना बेहतर है या एफडी ही सुरक्षित विकल्प है? रीना जी, देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP और फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ये दोनों अलग अलग
अलग प्रोडक्ट्स हैं। फिक्स डिपॉजिट्स में जैसे आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करती हैं, जिसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, वैसे ही आप फिक्स डिपॉजिट्स में या आप बैंक में भी आप आरडी करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स करते हैं, तो ये दोनों मिलता जुलता है। आरडी इज इक्वल टू एसआईपी। अब सवाल ये है कि मैं एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में करूं या एफडी सुरक्षित विकल्प है। तो मैंने जैसा आपको बताया अभी पिछले जो हमारे अमित जी का सवाल था उसी से मिलता जुलता आपका भी सवाल है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने एसेट एलोकेशन पे आप निर्धारित करें कि हमें कितना पैसा इक्विटी में करना चाहिए और कितना पैसा हमें डेट में करना है। उसके बाद आप ये निर्धारित करें कि आप कितना पैसा आप हर महीने जमा कर सकती हैं, और उसके आधार पे आप चयन करें, आप डिसाइड करें कि वो जो पैसा आप इन्वेस्ट कर सकती हैं वो पैसा कितने समय के लिए। अगर आप एसआईपी 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए कर रही हैं तो बट ऑब्वियसली इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। लेकिन अगर आपका जो टाइम होराइजन है केवल 6 महीने, 1 साल, 2 साल और आप कुछ पैसा जमा करना चाहती हैं, तो जो एफडी में जो रिकरिंग डिपॉजिट्स होता है जिसे हम आरडी बोलते हैं, वो एक आपके लिए बेहतरीन विकल्प होगा। तो आप किसी भी सवाल, जो आपके सवाल का जो जवाब है उसका जो साइंटिफिक आंसर ये है कि आपका एसेट एलोकेशन सही करें, आप अपने समय को निर्धारित करें, उस आधार पे आप चयन करें कि कितना पैसा आपको एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में करना चाहिए या कितना पैसा आप आरडी के जरिए करना चाहिए, कितना पैसा एक मुश्त करना चाहिए, कितना पैसा इक्विटी में करना चाहिए और कितना पैसा फिक्स्ड इनकम में करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छे से एलैबोरेट करके सर आपने रीना जी का जो जवाब है वो दिया है। सोनल गुप्ता का सवाल है जयपुर से, उन्होंने पूछा है कि एफडी के लिए सही टेन्योर कैसे चुने, क्या शॉर्ट टर्म एफडी अभी ज्यादा फायदेमंद है? देखिए, किसी भी प्रोडक्ट में टेन्योर चुनने के पहले सबसे पहले आपको अपने निवेश की समय अवधि का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है। और निवेश की समय अवधि का निर्धारण, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके इनफ्लो, कितना पैसा आपका इनफ्लो है और कितना पैसा आपका आउटफ्लो होगा, और जो आउटफ्लो होगा, जो आपके पैसे आपके हाथ से निकलेंगे, वो बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर तो बट ऑब्वियस है, एक है कि आप गोल की पूर्ति कैसे कर रहे हैं, कब कब पैसे की ज़रूरत आपके बच्चे के एडुकेशन के लिए है, कब कब पैसे की ज़रूरत आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, कब कब पैसे की ज़रूरत आपको, जो हो सकता है आप हर साल कहीं घूमने का प्रोग्राम करते हैं उसके लिए। तो अगर आप अपने उसकी प्लानिंग अगर आप करते हैं कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है और कब कब जा रहा है, तो आप इसका चयन कर सकते हैं कि आप किस प्रोडक्ट में, या जो प्रोडक्ट की जो समय अवधि का निर्धारण अच्छे से हो सकता है। और अगर समय अवधि का निर्धारण अच्छे से हो सकता है तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका पैसा इक्विटी में जाना चाहिए या फिक्स्ड इनकम में जाना चाहिए। बिकॉज इक्विटी में तकरीबन अगर आपका 5 साल, 7 साल, 10 साल की समय अवधि है, समय सीमा है, तभी आपको इक्विटी में जाना चाहिए। अगर आपकी शॉर्ट टर्म अवधि है तो आपको फिक्स्ड इनकम में जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि हमें शॉर्ट टर्म एफडी अभी ज़्यादा फायदेमंद है। मैंने जैसा बताया कि आपके वो जो कैश फ्लो है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका कैश फ्लो केवल 3 महीने, तो बट वैसे 3 महीने के एफडी में पैसा डालेंगे। लेकिन अगर आपका कैश फ्लो की ज़रूरत आपको 4 साल के बाद होगा और आप 3 महीने के लिए पैसा डालती हैं, तो आपको वहाँ पे नुकसान होगा। बिकॉज 3 महीने में जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स देगा वो कम आपको ब्याज देगा। तो आपके समय सीमा को निर्धारित करके अगर आप एफडी का चुनाव या वेरियस प्रोडक्ट्स का चुनाव करती हैं, तो वो आपके लिए बेहतरीन विकल्प है, बेहतरीन प्रक्रिया है जिसके जरिए आप अपने निवेश की पूर्ति कर सकते हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों का जो जवाब है वो मिल गया होगा। अगर आप भी अपना जो सवाल है वो हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है, वो आप जान लीजिए क्या तरीका है। सबसे पहले तो आपको अपने व्हाट्सएप पर आना है और उसके बाद आपको PASS लिखना होगा, क्योंकि पासबुक द सेविंग शो हमारे शो का नाम है, और PASS आपको लिखना है और उसके बाद अपना जो सवाल है वो टाइप करके भेज देना है 9354027995 पर। इसके अलावा आप यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए और एक्स हैंडल के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अब चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास, जो बैंकों से जुड़ा हुआ डेटा आपके लिए लेकर आए हैं। थैंक यू अंजलि।
अगर आप एफडी में निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग आपके लिए क्यूमुलेटिव स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, सरकारी बैंक हो गए, इसके अलावा प्राइवेट बैंक हो गए, उनके एफडी रेट्स यहाँ पर हम लोग लेकर आए हैं जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं। चलिए एक एक करके उनके बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर 1 साल की एफडी के लिए आपको जो ये बैंक रिटर्न जो दे रहा है यहाँ पर इंटरेस्ट का वो है 6.35% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर दिया जा रहा है। उसके बाद अगर 3 साल की एफडी करवाते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो यहाँ पर आपको 7.10% का सालाना यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद है उज्जीवन का स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि 1 साल की एफडी में 7.25% का रिटर्न इंटरेस्ट यहाँ पर दे रहा है। उसके अलावा 3 साल के अगर एफडी की बात करें तो 7.20% का यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट रेट दे रहा है आपको। उसके बाद एक्सिस बैंक की अगर बात करें यानी कि प्राइवेट बैंक की बात करें तो यहाँ पर 1 साल की एफडी 6.25% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बैंक एफडी में मिलता है आपको। उसके बाद अगर 3 साल की एफडी की बात करें तो 6.45% का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट यहाँ पर एफडी पर मिलता है। एचडीएफसी बैंक जो कि देश का सबसे बड़ा एक तरह से प्राइवेट बैंक है यहाँ पर, अगर उसकी बात करें तो ये एफडी पर 1 साल की एफडी पर भी 6.25% का यहाँ पर इंटरेस्ट दे रहा है, ब्याज दे रहा है। वही अगर 3 साल की एफडी की बात करें तो ये 6.45% का ब्याज यहाँ पर इसको दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो 6.25% का ये भी यहाँ पर आपको एफडी पे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसके अलावा अगर 3 साल की बात करें तो 6.45% का यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है। बैंक ऑफ बड़ौदा को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम है, यहाँ पर 6.10% का यहाँ पर एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। उसके अलावा अगर 3 साल की एफडी की बात करें तो 6.25% का यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक आपको 1 साल की एफडी पे 6.25% का इंटरेस्ट दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पर 3 साल की एफडी की बात करें तो 6.30% का यहाँ पर ब्याज मिलता है। बैंक ऑफ इंडिया की भी बात करें 6.25% का यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है आपको 1 साल की अवधि में। वहीं 3 साल की अवधि में सिमिलर यहाँ पर 6.25% का ही आपको इंटरेस्ट मिलता है बैंक एफडी पे। पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी की अगर बात करें तो ये भी 6.25% का यहाँ पर ब्याज दे रहा है। 3 साल की अवधि अगर देखें तो यहाँ पर 6.30% का यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलता है बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक की ओर से। उसके बाद लास्ट में है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये भी आपको 6.20% का यहाँ पर इंटरेस्ट दे रहा है 1 साल की अवधि में। और अगर 3 साल की अवधि की अगर बात करें तो ये आपको 6% का ब्याज देता है 3 साल की अवधि में। तो ये है स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक जो कि आपको एफडीज पे 1 साल और 3 साल के दरमियान यहाँ पर आपको ऐसे इंटरेस्ट रेट देते हुए दिख रहे हैं। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। चलिए सर के पास वापस चलते हैं। सर, एफडी को सुरक्षित निवेश माना जाता है लेकिन इन्फ्लेशन के मुकाबले इसका वास्तविक रिटर्न कितना प्रभावी है? देखिए, एफडी बट ऑब्वियस एक सुरक्षित निवेश का विकल्प है, लेकिन अगर आप जो महंगाई की दर है अगर उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके सापेक्ष में अगर आप एफडी को देखते हैं तो शायद ये आपके लिए लंबे समय में ये विकल्प जो है वो किसी भी निवेशक के लिए बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। बिकॉज क्या है कि अगर आपको आपका जो महंगाई की दर अगर 6% है और आपको एफडी से अगर 7% का रिटर्न मिल रहा है तो बट ऑब्वियस है आपका जो रियल रिटर्न है वो केवल 1% है। तो एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट्स या फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स को आप अपने पूरे निवेश का जो इकोसिस्टम है उसमें आप एक स्टेबिलिटी फैक्टर के तौर पे आपको देखना चाहिए और इसलिए एसेट एलोकेशन जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके पास 100 रुपया है और 100 रुपया पूरा अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स में डालते हैं या फिक्स्ड इनकम में डालते हैं तो वो एक सही चयन नहीं होगा। चयन तब सही होगा जब आप कुछ अपने गोल को देखते हुए, अपने रिस्क को देखते हुए आप सही एसेट एलोकेशन करें और उस एसेट एलोकेशन में अगर आपका जो फिक्स्ड इनकम के जो पोर्शन है उसमें आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स या फिक्स्ड इनकम में आप डालें तो वो पूरे जो आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें आप वोलेटिलिटी को कम कर सकते हैं। अगर आप वोलेटिलिटी को अगर आप कम करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी मिलता है और ब्लेंडेड बेसिस पे अगर जो एक राइट एसेट एलोकेशन के साथ अगर आप निवेश करते हैं तो वो महंगाई के दर को बेहतरीन ढंग से बीट कर सकता है और यही निवेश का एक जरिया होना चाहिए। बिल्कुल सर, अगर सीनियर सिटीजन्स की बात की जाए तो सीनियर सिटीजन्स के लिए एफडी अभी भी सबसे भरोसेमंद जो ऑप्शन है वो उनके लिए बना हुआ है। क्या आप मानते हैं कि उन्हें कोई और अदर ऑप्शंस पर भी विचार करना चाहिए? देखिए, जो सीनियर सिटीजन होते हैं बट ऑब्वियसली उनकी जो लॉन्जिविटी होती है, जो लाइफ लॉन्जिविटी होती है वो 10, 15, 20 साल की मैक्सिमम, अगर मैं 65 साल को अगर मैं सीनियर सिटीजन मानूं तो उसके जो और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर मैं मानूं कि वो 80 साल तक जिंदा रहेंगे तो 15 साल जो है तकरीबन वो उनके पास निवेश करने का मौका है। तो उनके लिए बट ऑब्वियस है
बेहतरीन मौका, जो बेहतरीन जो निवेश का विकल्प है वो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स एक बेहतरीन निवेश है। और जो आपका दूसरा सवाल है कि क्या और कुछ होना चाहिए, तो जैसा मैंने बताया कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स और उससे मिलता जुलता एक प्रोडक्ट है जो बॉन्ड्स हम बोलते हैं, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज के बॉन्ड है, स्टेट गवर्नमेंट लोन्स हैं, उनमें आप निवेश कर सकते हैं। वो एफडी से ज़्यादा सुरक्षित हैं और एफडी से थोड़ा सा ज़्यादा आपको लगभग 0.50% से लेके 0.75 या 1% आपको ज़्यादा रिटर्न एफडी से मिलता है। मोटा मोटा मैं जैसे बताऊं कि जैसे आप फॉर एग्जांपल आपके जो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स में अगर आपको रिटर्न 3 साल में 6.45% मिल रहा है अगर, या 7.10% मिल रहा है, तो तकरीबन आप समझ लें कि लगभग 8 से 8.25% रिटर्न जो है आपको बॉन्ड्स में मिल सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट्स और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के जो दूसरे जो मैंने प्रोडक्ट बताया, बॉन्ड जो है एक बेहतरीन विकल्प है। वहाँ पर एक्विटीज़ जो है वो रिस्की हो जाएगा। तो आपका जो सवाल है कि क्या वो बेहतरीन विकल्प है, हाँ, वो उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प। बिल्कुल। और सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि एफडी और बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, और दोनों में रिस्क रिटर्न जो प्रोफाइल है वो दोनों की वो कैसे अलग है सर? देखिए, 3 तरीके से मैं इनको जो डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ। सबसे पहला जो है कि जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स टिपिकली जो होते हैं वो 5 साल के आसपास, मैक्सिमम 5 साल के फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, नॉर्मल बता रहा हूँ, 5 साल के फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं। जबकि बॉन्ड्स जो होते हैं वो 50 साल के भी बॉन्ड्स हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ में अगर आप डालते हैं तो 50 साल के भी बॉन्ड्स हो सकते हैं। आप स्टेट गवर्नमेंट लोन्स लेते हैं तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म 15 से 20 साल के लोन्स और 15 से 20 साल के बॉन्ड्स में आप पैसा डाल सकती हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी लगभग 5 से 7 से 10 साल तक का बॉन्ड्स होता है। तो पहला तो है निवेश की अवधि। दूसरा जो है, जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो होते हैं वो अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जबकि बॉन्ड्स जो होते हैं वो टिपिकली सिक्योर्ड भी होते हैं, अनसिक्योर्ड भी होते हैं, लेकिन टिपिकली सिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं। तीसरा जो चीज़ है कि लिस्टिंग, जो लिक्विडिटी, जो आपके बॉन्ड्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। तो अगर आप पैसा निकालना चाहें या वहाँ ख़रीदना चाहें तो आप स्टॉक एक्सचेंज पे जो आप वहाँ पे लिक्विडिटी आपके लिए है। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स में क्या होता है कि आपको जब आप पैसा निकालने जाएंगे तो आपको एक पेनल्टी देना पड़ता है, और वो पेनल्टी 0.50% से 1% के आसपास रहता है। तो बट वो एक नेगेटिव हो जाता है। तो बॉन्ड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स के बीच अगर अंतर देखें तो बट ऑब्वियस है, बॉन्ड्स जो है फिक्स्ड डिपॉजिट से बेहतरीन निवेश का मौका है। लेकिन बहुत सारे जो निवेशक हैं उनको इसकी जानकारी नहीं है, बिकॉज ये भारतवर्ष में ये अभी धीरे धीरे उभर रहा है। अगर आप वैश्विक स्तर पर आप देखें, आप जाके यूएस में देखें या अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखें, तो वहाँ पर बॉन्ड्स जो है या फिक्स्ड इनकम जो बॉन्ड मार्केट है वो इक्विटी मार्केट से बहुत ज़्यादा बड़ा बाजार है। इंडिया में ये अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके पीछे जो अवेयरनेस है, उसकी जागरूकता है वो बढ़ रही है। तो जो सवाल आपके हैं कि कौन बेहतरीन है और कौन बेहतर है रादर, तो बट ऑब्वियस है बॉन्ड जो है वो फिक्स्ड डिपॉजिट से थोड़ा ज़्यादा नंबर या अंक उसको हासिल होगा। बिल्कुल। तो एफडी और बॉन्ड में, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो सर ने आपको बताया, और साथ ही कौन दोनों में से बेहतर हो सकता है कुछ परसेंट में, तो वो सर ने बताया कि बॉन्ड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर हो सकता है। सर, क्या लमसम एफडी निवेश करना सही है या स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ज़्यादा बेहतर रहती है? नहीं, मेरे ख्याल से मैंने पहले भी बताया कि जो आपके जो समय सीमा है उसके आधार पर आप अपने बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स या फिक्स्ड इनकम की जो सीमा का निर्धारण करें। अगर आपके पैसे की ज़रूरत 1 साल, 3 साल, 5 साल जो नहीं बताया, अपने गोल के हिसाब से, कैश फ्लो के हिसाब से आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स का चयन कर सकती हैं। अगर आप सपोज कीजिए कि आपके पास लमसम पैसा है, और लमसम पैसा कितने साल के लिए पैसा है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 25 साल के लिए, उस आधार पे आप निर्धारित कर सकती हैं कि वो पैसा आप किस एसेट एलोकेशन, किस एसेट में डालेंगे, इक्विटी में डालेंगी या फिक्स्ड इनकम में डालेंगी। और उसके बाद अपने कैश फ्लो के आधार पे आप डिसाइड करें कि वो पैसा जो है आप लमसम डालेंगी या आप
स्टैगर्ड तरीके से पैसा डाल सकती हैं। अगर आप अपने कैश फ्लो को जानती हैं, अपने गोल को जानती हैं, तो उसका चयन बहुत ही आसान हो जाता है। बिल्कुल, कैश फ्लो और गोल पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ दर्शकों के सवाल आ गए हैं, जल्दी से वो सवाल ले लेते हैं। राजेश कुमार का सवाल पटना से, इन्होंने पूछा है कि अगर मुझे बीच में एफडी तोड़नी पड़े तो मुझे कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, मैं इसको सीधे तरीके से समझाता हूँ कि जब आप एफडी से, जिसको पेनल्टी बोलते हैं, अगर उससे पैसा आप निकालते हैं तो हर बैंक के अलग अलग पेनल्टी रेट्स हैं। वो 0.5% से 1% आपको कम मिलेगा। लेकिन इसको ऐसे समझे, वो 0.5% या 1% नहीं होता, इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि आपने 2 साल का एफडी किया और आपने पैसा 6 महीने के बाद पैसा आप निकालने गए, और 2 साल के एफडी में मान लीजिए कि बैंक आपको 7% दे रही है और वहाँ पे पेनल्टी रेट जो है वो 0.5% है, तो आपको 6.5% नहीं मिलेगा। आपको बैंक ये देखेगी कि बैंक का रेट जो दर है वो 6 महीने के लिए क्या बैंक की दर है, बैंक का ब्याज दर क्या है। अगर 6 महीने के लिए ब्याज का दर जो है अगर 6% है, तो आपको 6 में से 0.5% हटा दे तो 5.5% आपको मिलेगा। तो इसमें दो जो वेरिएबल हैं, जो 2 चीज़ें हैं, उसको देखना जरूरी है कि पहला, आप कितने वक्त के बाद आप प्री मैच्योर कर रहे हैं, और उस हिसाब से बैंक निर्धारित करेगा कि आपको पेनल्टी के बाद क्या ब्याज मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब अगला सवाल नेहा सिंह का मुंबई से है, इन्होंने पूछा है कि टैक्स सेविंग एफडी और नॉर्मल एफडी में दोनों में क्या डिफरेंस है और किसे चुनना बेहतर रहेगा? देखिए, टैक्स सेविंग एफडी जो है, अगर आपको पता होगा कि जो बैंक के जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं, अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी सेक्शन 80C का बेनिफिट मिलता है, तो आपको बट ऑब्वियस है, आप टैक्स सेविंग एफडी जो है आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। बिकॉज अगर आप उस 80C का को आप यूज़ कर रहे हैं, अवेल कर रहे हैं, और 5 साल के लिए अगर आप एफडी कर रहे हैं, तो आपको अवेल करके आपको टैक्स एडवांटेज मिलेगा। लेकिन अगर आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए एफडी कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल एफडी में आता है, वहाँ पर आपको 80C का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में आप टैक्स फाइल नहीं करते हैं, न्यू टैक्स रिजिम में फाइल करते हैं, तो फिर तो आपको 80C का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। तो फिर टैक्स सेविंग एफडी हो या नॉर्मल एफडी हो, कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। तो आपको ये 2 चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि आप जो अपने टैक्स जो फाइल कर रहे हैं, किस रिजीम में कर रहे हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में कर रहे हैं या न्यू टैक्स रिजीम में कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो समय सीमा है वो कितने साल की है। 5 साल की प्लस है तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। अब एक और सवाल है सर, भोपाल से विकास यादव का, इन्होंने पूछा है कि एफडी के साथ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए और कौन से सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस शामिल किए जा सकते हैं? विकास जी, बहुत ही अच्छा सवाल है, बिकॉज जहाँ पर आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, बिकॉज सबसे मूलभूत सिद्धांत जो इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है वो है आपका डाइवर्सिफिकेशन। और डाइवर्सिफिकेशन में, जैसा कि मैंने बताया, कि 2 चीज़ें आ जाती है कि आपका समय की सीमा, आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी और आपका एसेट एलोकेशन। अगर आप सही ढंग से एसेट एलोकेशन करते हैं और आप चयन कर लेते हैं कि आपका, सपोज कीजिए कि 30% पैसा जो है वो फिक्स्ड इनकम में जाएगा, तो अब फिक्स्ड इनकम जो 30% जाएगा, उसका फिर डाइवर्सिफिकेशन अगर आप करने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स, ये आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो जाता है। एक जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए ये 2 विकल्प होते हैं। जो अल्ट्रा एचएनआईज और बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके पोर्टफोलियो जो है बहुत करोड़ों में, मतलब 50 करोड़ 100 करोड़ के ऊपर की पोर्टफोलियो होती है, वहाँ पर बट ऑब्वियस है, आपके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी है, आपके लिए डेट म्यूचुअल फंड्स भी है, आपके लिए, मैं फिक्स्ड इनकम पोर्शन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आपका डायरेक्ट बॉन्ड्स भी है, और वहाँ पे आपके लिए एक प्राइवेट क्रेडिट का भी विकल्प खुल जाता है। वहाँ पे डेट पीएमएस का भी विकल्प खुल जाता है, जो कि बड़े जो अल्ट्रा एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए है। लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 3 जो है वो विकल्प है। पहला फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, दूसरा डायरेक्टली वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और तीसरा जो है वो डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ये बता दूं कि जहां भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे डेट में कर रहे हैं या आप इक्विटी में कर रहे हैं, अगर डेट में भी कर रहे हैं तो आपके समय सीमा का निर्धारण बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी समय सीमा केवल 7 दिन के लिए है, तो आपके लिए
जो डेट म्यूचुअल फंड में जो लिक्विड फंड है वो हो सकता है 10 दिन में का अगर निवेश का की सीमा है तो आपके लिए लिक्विड म्यूचुअल फंड हो सकता है। अगर एक दिन का की समय सीमा है तो ओवरनाइट फंड हो सकता है। लेकिन अगर आपकी समय सीमा 2 साल 3 साल है तो वहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं, वहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड में भी किस ढंग के डेट म्यूचुअल फंड में आप निवेश करेंगे उसका निर्धारण है, और वहाँ पे डायरेक्ट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। तो 3 विकल्प रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुल जाते हैं, लेकिन समय सीमा का निर्धारण बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और उम्मीद करते विकास आपको अपने सवाल का जो जवाब है वो मिल गया होगा। सर, एक आखिरी सवाल, ऑटो रिन्यूअल एफडी को लेकर निवेशकों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, ऑटो रिन्यूअल जो है वो अगर आप ये डिपेंड करता है कि आपने ऑटो रिन्यूअल खुद से चुना है या टेक्नोलॉजी। आजकल अगर आप देखें तो वहाँ पर कोई भी मेल आया और आपने क्लिक किया कि आप जैसे ही क्लिक किए तो ऑटो रिन्यूअल जो है वो हो जाता है। आपको ध्यान नहीं रहता है कि आपने वाकई में ऑटो रिन्यूअल किया है या नहीं किया है, और वो एफडी जो है वो रिन्यू होता जाता है। ये पॉजिटिव भी है, लेकिन नेगेटिव ये है कि आपको अगर 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, अगर 1 साल पे आपका टाइम होराइजन 1 साल है और आपने ऑटो रिन्यूअल किया और 1 साल के बाद पैसे की जरूरत पड़ी तो शायद फिर आपके पास लिक्विडिटी प्रेशर आ सकता है। तो फायदा तो जरूर है कि आपका पैसा जो है हर समय काम करने के लिए प्रगतिशील है, बिकॉज ऑटो रिन्यूअल हो रहा है तो वो पैसा जो है काम पे लगा हुआ है, उससे ब्याज मिलता है। लेकिन नेगेटिव ये है कि आप वो खुद से उसका चयन कर रहे हैं या वो चयन जो है वो अनजाने में आपने एक मेल आया किसी बैंक से, आपने क्लिक किया और अनजाने में आपने उसका चयन किया। तो अगर आप जानबूझ के आप चयन कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है आपको इसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत ही अच्छे से इलेबोरेट करके आपने हमारे सभी दर्शकों का जो क्वेश्चंस आए थे वो सभी आपने बहुत अच्छे से समझाए हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे से इस पूरे टॉपिक को आपने इलेबोरेट करके समझाया हमें। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद अंजलि जी, शुक्रिया अमर उजाला का कि आपने हमें एक मौका दिया जहां पर कि मैं आपसे आपके निवेशक के साथ रूबरू हो सकूं। शुक्रिया। बिल्कुल, तो साफ है कि मौजूदा समय एफडी निवेशकों के लिए मौके लेकर आ सकता है। बैंकों पर बढ़ते दबाव के चलते ब्याज दरें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन सही अवधि और सही रणनीति के साथ निवेश करना बेहतर हो सकता है और ये बेहद जरूरी भी है। एफडी के साथ साथ बॉन्ड जैसे विकल्पों को समझकर ही बेहतर फैसला लिया जा सकता है। इसी जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड पासबुक द सेविंग शो में।